गुड इवनिंग एवरीवन। तो सर्किट एनालिसिस हम चला रहे थे जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं। अभी थ्योरम्स चल रही थी। थ्योरम्स में नॉर्टन थ्योरम, थेवेनियन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम, 3 थ्योरम अपन ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में आगे की थ्योरम देखते हैं। आगे एक थ्योरम है जो कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कम इंपॉर्टेंट है फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है। उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन, कोई भी टर्म एक सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखो, एक थ्योरम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और किस तरह से इसमें कैलकुलेशन होती है, ये सारी चीज़ अपन को यहाँ पर दिखाई देगी। देखो, चौथी थ्योरम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। देखो ध्यान से समझना है पहले बात को, लिखने की कोई भी जल्दी नहीं है। अभी तक आपको मालूम चल गया होगा कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिखाता हूँ, टाइम भी देता हूँ, इसलिए ये कोई भी जल्दबाजी मत करो कि लिखने की, ठीक है। अब देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम में पहली बात, नेटवर्क कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। समझ में आई बात, लीनियर एंड बाइलेटरल। लीनियर एंड बाइलेटरल, इसमें क्या होनी चाहिए, एलिमेंट। लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क हो, और उसमें एक यहां पर विशेष बात रहनी चाहिए कि वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ कितना इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, एक होना चाहिए। दैट मींस लीनियर एंड बाइलेटरल होना चाहिए और एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट, या तो वोल्टेज सोर्स हो गया या फिर करंट सोर्स हो गया, दो नहीं होनी चाहिए। तब उस कंडीशन में एक्साइटेशन, रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स, रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स इज कांस्टेंट। वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कब, जब हम पोजीशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रेस्पॉन्स क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग वन इंडिपेंडेंट सोर्स, है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स, देन excitation to response is constant even when position of excitation and response is interchanged। ये तो इसकी हो गई लैंग्वेज जो मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिखूंगा, लेकिन अब इसको समझना है मैंने बोला क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अब मैं आपको, ये हो गया। अब इसको मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये एक नेटवर्क है, समझ में आ रही बात है। ये नेटवर्क कैसा है, लीनियर एंड बाइलेटरल। क्या होना चाहिए, लीनियर एंड बाइलेटरल। एक बात, हमने इधर क्या दिया, वोल्टेज सोर्स वी ऑफ एक्स, यानी ये क्या दिया है, एक्साइटेशन। क्या दिया है, एक्साइटेशन, ठीक है। और इसमें हमने सेकेंडरी साइड ये शॉर्ट किया तो इसमें करंट वाई। दैट मीन्स ये लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए। और इसमें कितना, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। इंडिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज करंट सोर्स हो सकता है और वोल्टेज सोर्स हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर वी ऑफ एक्स एक्साइटेशन है और रेस्पॉन्स क्या है, आई ऑफ वाई। आई ऑफ, ये है रेस्पॉन्स, ठीक है। ठीक है, समझना बात को, ध्यान से समझना बात को। ये लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क हो गया। एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स। तो उस कंडीशन में एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स इज कांस्टेंट। एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कब, जब अपन को क्या करें, एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, यहां देखो ध्यान से। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास में नेटवर्क हो गया। कौन सा हो गया, लीनियर एंड बाइलेटरल। अब ये हमने रेस्पॉन्स को तो हमने किस तरफ दिखा दिया, इस तरफ, और वोल्टेज सोर्स जो एक्साइटेशन था वो क्या हो गया, इस तरफ दिखा दिया। दैट मीन्स क्या हुआ, यदि हमने, अब क्या होगा, जब एक्साइटेशन रेस्पॉन्स इस कंडीशन में प्राइमरी साइड में कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स
excitation to response is equals to 1, that means excitation to response to, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। समझ में आई क्या बात? देखो हमने क्या किया, अब ध्यान से समझना बात को, ठीक है। लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क जिसमें ए क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स कांस्टेंट होना चाहिए। कब? जब हमने क्या, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की पोजीशन को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। दैट मीन्स यहाँ पहले एक्साइटेशन था तो हमने क्या बता दिया, रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हमने अब रिस्पॉन्स था तो उसकी जगह क्या कनेक्ट कर दिया, एक्साइटेशन। दैट मीन्स उस कंडीशन में एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स पहली कंडीशन में और एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स दूसरी कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाता हूँ कि आपको ये मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके द्वारा आपको समझाया जाता है कि किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। ये एक नेटवर्क है, ये क्या लिया मैंने, एक नेटवर्क लिया, ठीक है। ये मैंने एक नेटवर्क लिया है। इस नेटवर्क में मैं यहाँ पर 10 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाइड करता हूँ, ठीक है। और उस कंडीशन में यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, आई बराबर कितना हो गया, 2 एम्पियर करंट वाली, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ, ये नेटवर्क हो गया, यहाँ पर करंट की वैल्यू आपको निकालनी है जब यहाँ पर 30 वोल्ट अप्लाइड होगा, 30 वोल्ट अप्लाइड होगा। दैट मीन्स अब आपको ये नेटवर्क है, ये भी क्या है, नेटवर्क है, ओके। दैट मीन्स अब आपको क्या करना है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम में क्या करना है, ये नेटवर्क था और ये भी नेटवर्क है। दैट मीन्स इसमें देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम, पहली बात तो ये कौन सा है, लीनियर एंड बाइलेटरल। क्या होनी चाहिए इसमें, लीनियर एंड बाइलेटरल। और बताओ इसमें एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है क्या, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो हमने क्या करना है उस कंडीशन में, अब ये क्या है बताओ, इधर इस तरफ एक्साइटेशन और ये क्या है मेरा, रिस्पॉन्स। ये क्या है मेरा, रिस्पॉन्स है। दैट मीन्स ये एक्साइटेशन हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया। यहाँ क्या है, ये रिस्पॉन्स हो गया, ये इधर क्या हो गया, एक्साइटेशन हो गया। क्या हो गया, एक्साइटेशन हो गया, ठीक है। ये एक्साइटेशन हो गया हुआ कि नहीं भाई, रिस्पॉन्स हो गया, ये एक्साइटेशन हो गया। तो लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क था, ये भी क्या है, लीनियर एंड बाइलेटरल है, ये भी है लीनियर एंड बाइलेटरल, और ये भी क्या है, लीनियर एंड बाइलेटरल। दैट मीन्स अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, उस चीज़ को एकदम गौर से देखना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लीनियर, अब आपको ये पूरा जो मैंने बोला अब समझ में आएगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। हमने क्या किया है, इसमें एक्साइटेशन इस तरफ है तो इसकी पोजीशन अब की बार रेस्पॉन्स इस तरफ है, सेकेंडरी साइड, तो अब की बार रेस्पॉन्स इस तरफ कर दिया और एक्साइटेशन, इसका मतलब पोजीशन ऑफ द एक्साइटेशन एंड रेस्पॉन्स इज इंटरचेंज्ड। हमने इंटरचेंज कर दी एक बार। In a linear and bilateral network, in a linear and bilateral network, having single independent source, okay, in this condition, excitation to response is constant when एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स, पोजीशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रेस्पॉन्स चेंज कर दो। कहने का मतलब एक लीनियर, सीधी सीधी भाषा में ये समझो रे यार, लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क है ना, उस कंडीशन में एक तो लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। उस कंडीशन में एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स है वो, उसकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। उस कंडीशन में जब हमने पोजीशन, एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स की पोजीशन क्या कर दो, इंटरचेंज कर देने पर, दैट मीन्स एक्साइटेशन रेस्पॉन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स इन प्राइमरी साइड इक्वल्स टू एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स
इज सेकेंडरी साइड। ठीक है, अब देखो इसमें एक्साइटेशन कितना है भाई, इसमें एक्साइटेशन कितना है 10 वोल्ट, प्राइमरी साइड 10, इसमें रेस्पॉन्स कितना है 2 एम्पियर बराबर, इसमें एक्साइटेशन कितना है 30 वोल्ट, रेस्पॉन्स कितना है आई, दैट मीन्स ये 5 हो गया, आई की वैल्यू कितना 30/5, तो ये 6, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 6 एम्पियर। समझ में आई बात, इस प्रकार से आई ज्ञात की जाती है। ठीक है, आपको ये डायग्राम दे देगा और एक ये दे देगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमने देखा रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमने अप्लाई कर दी, लीनियर बायलैटरल नेटवर्क था और एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स कांस्टेंट है, जब एक इंडिपेंडेंट, ये कंडीशन याद रहनी, एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, तो ये अपना क्या हो गया रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गई। ये मैंने थोड़ा इसको बेसिक से समझाया है, मैं डिटेल में इसको आपको प्रॉपर तरीके से लिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और, एक बात बताओ मुझे कि अब यहाँ पर ये कब अप्लीकेबल होगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम कब अप्लीकेबल होगी? बताओ भाई, रेसिप्रोसिटी थ्योरम कब अप्लीकेबल होगी बताओ? रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लीकेबल कब होगी? जब, अब एक बात बताओ, इसमें एक ही क्या होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, एक तरफ वोल्टेज होगा और दूसरी तरफ करंट। ठीक है, तो अब ये जरूरी नहीं है, इसको ध्यान से समझो, देखो मैं बताता हूँ आपको। रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लीकेबल व्हेन, देखो कब अप्लीकेबल होगी, कंडीशन नंबर 1। अब देखो ये एक नेटवर्क होगा लीनियर एंड बायलैटरल, हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देंगे, एक्साइटेशन हमने एक बार वोल्टेज सोर्स कर लिया, तो आउटपुट क्या होनी चाहिए करंट। एक बात, तो ये क्या है एक्साइटेशन, ये क्या है रेस्पॉन्स, दैट मीन्स एक्साइटेशन एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स की वैल्यू क्या हुई, एक्साइटेशन यानी V और ये करेंगे IY, दैट मीन्स इसकी यूनिट क्या होगी ओम हो गई क्या, इसकी यूनिट क्या होगी ओम। ओके, इसकी यूनिट क्या हो गई अपने पास में ओम। समझ में आ रही बात, एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स V/IY, यूनिट ऑफ, यूनिट क्या होगी इसका ओम। ठीक है, अब ये अपने पास में हो गई यूनिट ओम। एक बात फिर देखो, ये ओम हो गई, अब मैं क्या करता हूँ, ये ऐसा जरूरी थोड़ी है, यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, ये नेटवर्क है लीनियर एंड बायलैटरल, इसमें एलिमेंट है, और यहाँ पर इस बार एक्साइटेशन में करंट सोर्स को दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ करंट सोर्स, यानी मान लो यहाँ पर करंट की वैल्यू आई है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें V निकालना है, दैट मीन्स ये क्या है मेरा एक्साइटेशन है क्या, और ये क्या है रेस्पॉन्स, एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स, दैट मीन्स एक्साइटेशन अपॉन में रेस्पॉन्स, एक्साइटेशन अपॉन रेस्पॉन्स, एक्साइटेशन की वैल्यू क्या है करंट और रेस्पॉन्स V, तो इसकी यूनिट I अपॉन है एडमिटेंस, और एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है महू, क्या यूनिट होती है महू। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो इसका मतलब, अब मैं पहली कंडीशन रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये होगी कि रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स, रेशियो ऑफ एक्साइटेशन क्या होगा, या तो ओम में होगा या किस में होगा महो में होगा, तब भी क्या होगी रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होगी मेरा अप्लीकेबल होगी। दैट मीन्स रेशियो एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स, एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स इन द रेसिप्रोसिटी थ्योरम
क्या होगा, या तो ओम होगी या फिर महो होगी। हमने देख लिया यहाँ पर ओम हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, महो हो रहा है। एक बात क्लियर है। तो ये पहली कंडीशन होगी किसके लिए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के एप्लीकेबल होने के लिए। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कंडीशन नंबर 2, एक नंबर तो ये हो गया। कंडीशन नंबर 2, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। कितना, एक इंडिपेंडेंट सोर्स। देखो यहाँ पर जब एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स की यूनिट ओम थी, उस कंडीशन में भी यहाँ देखो वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स है तो कितनी है, एक ही है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा मेरा, एक। अभी देखो एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स I/V है, दैट मीन एडमिटेंस, इस कंडीशन में यूनिट क्या होगी, महो। उस कंडीशन में भी क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स, मतलब यहाँ पर करंट सोर्स है, लेकिन है कितना, एक ही होना चाहिए। दैट मीन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। क्लियर और नॉट क्लियर। अब देखो आगे, वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, दैट इज ओके। अब तीसरी कंडीशन, एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, इसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा। सोर्स एक ही होगा, वो भी इंडिपेंडेंट पूरे के पूरे में। तो इसका मतलब नो एनी डिपेंडेंट सोर्स। ये जब तीनों कंडीशन होंगी ना, तब ही रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको किस तरह से है पूरा लिखा देता हूँ, और उसके बाद में एक न्यूमेरिकल करते हैं। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम को कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी, 2-3 आपको स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रेसिप्रोसिटी थ्योरम को हमने डिटेल में समझ लिया था। अब इसको प्रॉपर लैंग्वेज में यहाँ से यहाँ तक लिखना है, क्योंकि ये आपको जब कभी रिटर्न दोगे, चाहे ESE का दो तो चाहे SSC JEE का दो, मेंस का, अभी ये दो एग्जामों में रिटर्न लिखा जाता है। ठीक है, तो SSC JEE का तो आप तैयारी करोगे तो 1 या 2 साल में दो ही लोगे। ठीक है, सही ढंग से करोगे तो 1 साल में ही दे लोगे। उस कंडीशन में आपको ये चीज़ें ऐसा आप नोट करोगे तो 20, ये इतना सा क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, लेकिन लिखना इसको 3 से 4 मिनट में पड़ता है। ठीक है, तो समझना और सारा, तो सारी की चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैं इसलिए आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी रूप में आपको पूरा का पूरा रट लेना है, ये मान के चलो। फिर मैं समझा रहा हूँ एक पॉइंट, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने SSC JEE मेंस दिया है भाई, क्योंकि उसमें बहुत सारी ये चीज़ें होती है, प्रॉपर तरीके से काम करके जाओगे तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब देखो एक चीज़ बताओ मुझे, ये मैंने देखा था, सारा समझ लिया। ये क्या, कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, इन्हें लीनियर बायलेटरल सिंगल सोर्स नेटवर्क, द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स इज कांस्टेंट। ये हमने देख लिया था सब। इवन व्हेन पोजीशन ऑफ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, ये थ्योरम कब कब एप्लीकेबल होती है, हमने देख लिया था। रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन या तो ओम में होना चाहिए या क्या होना चाहिए, महो में होना चाहिए। फिर देखो, द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स, केवल क्या, एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। द नेटवर्क डज नॉट कंटेन एनी डिपेंडेंट सोर्स, वो नेटवर्क है वो कोई भी डिपेंडेंट सोर्स कंटेन नहीं करना चाहिए। तो इतनी सी बातें थी। फिर मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया था कि इसमें ये करंट आई की वैल्यू पूछी है। ठीक है, करंट आई की ये एग्जाम्पल दे देगा, करंट आई की वैल्यू, तो आपको समझना है कि भाई क्या है। तो आप समझो कि ये नेटवर्क है, तो लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है, वो गिवन होगा आपको। ठीक है, फिर ये आप ये दूसरी चीज़ ये देखिए कि यहाँ पर यार क्या है, यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है। फिर आपने देखा एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स की यूनिट है, महो में है, तो तीनों बात है रेसिप्रोसिटी थ्योरम के। और यहाँ पर एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स इंटरचेंज है, दैट मीन्स आप क्या कर दो, रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स, तो एक्साइटेशन की वैल्यू या रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन या एक्साइटेशन अपॉन रेस्पॉन्स, वही की बात है। तो 2/2/10 इक्वल्स टू I अपन। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि आपने यहाँ पर एक्साइटेशन अपॉन रेस्पॉन्स पहली साइड में कह रहे हो,
तो दूसरी साइड में भी क्या होगा, एक्साइटेशन अपॉन में रेस्पॉन्स, ये दूसरी साइड में बोलना है, ठीक है। एक्साइटेशन अपॉन रेस्पॉन्स पहली साइड में, तो एक्साइटेशन अपॉन रेस्पॉन्स दूसरी साइड में, ये आपको बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक्साइटेशन अपॉन रेस्पॉन्स बोल दिया, एक्साइटेशन अपॉन रेस्पॉन्स, यहाँ पर रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन, ऐसा नहीं बोलना है आपको, एक ही यूनिट में बोलना है। या तो आप बोल दो रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन इक्वल्स टू रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन, या बोल दो एक्साइटेशन अपॉन रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन अपॉन रेस्पॉन्स बोल दो। इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखो, फिर देखो, अब मैं आपसे ये करंट की वैल्यू क्या होगी, 6 एम्पियर, ओके। नाउ सी, ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम का पूरा आपको डेरिवेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसको अपन सोल्व करते हैं। इतने में आपको ये नोट कर लो, ठीक है। एक बार आप ये नोट कर लो, उसके बाद में अपन क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई द रेसिप्रोसिटी फॉर द गिवन बिलो सर्किट। अब इसके लिए आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करनी है। दैट मीन्स आपको एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स इज वन साइड प्राइम एक कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में एक्साइटेशन रेस्पॉन्स, जब हमने एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स इंटरचेंज कर देते हैं पोजीशन, उस कंडीशन में आपको ये कांस्टेंट होता है। किस प्रकार से इसको वेरीफाई करना है रेसिप्रोसिटी थ्योरम को। अब देखो, आप ध्यान से, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यहाँ पर एक्साइटेशन क्या है, 6 एम्पियर, और रेस्पॉन्स क्या है, V। पहली बात, रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगेगी नहीं लगेगी, उसके लिए आपको एक चीज़ देखनी है, क्या ये रेजिस्टेंस लीनियर है, बाइलेटरल भी है, ठीक है। रेजिस्टेंस लीनियर और बाइलेटरल एलिमेंट है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है क्या, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो करंट सोर्स हो सकता है, वोल्टेज सोर्स। दैट मीन्स, और रेस्पॉन्स क्या दे रखा है, रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन V अपॉन में I होगा ना, तो ये क्या ओम में, दैट मीन्स यूनिट ऑफ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन ओम या महो में है। दैट मीन्स अपने पास में और यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स है क्या, नहीं है, और एक ही डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। तो ये सारी की कंडीशन किसके लिए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है। दैट मीन्स यहाँ पर अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ध्यान से एक चीज़ को मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, यहाँ से ध्यान से देखो आप, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वोल्ट निकालना है, ठीक है। तो V की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, इसमें करंट क्या मान लो, I3 ओम, इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट मान ली I3, ठीक है। अब मैं करंट निकालूंगा, फिर 3 इंटू I3 यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम, इसके अंदर करंट मालूम हो जाए तो V की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो एक्साइटेशन तो निकालना है, दैट मीन्स एक्साइटेशन V I3 की वैल्यू बाई करंट डिवीजन रूल। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको बेसिक पढ़ना है हर बार। ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये R1 है, ये करंट है I, ये R1 है रेजिस्टेंस, और ये दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है मेरा, R2। इसमें फ्लो हो रही है करंट I1 और इसमें करंट फ्लो हो रही है I2। दैट मीन्स बाय करंट डिवीजन रूल I1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। दैट मीन्स अब I2 की वैल्यू बताओ, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू क्या हो जाएगा मेरा I हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, समझ में आ गई बात। तो ये अपने पास में निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, बाई करंट डिवीजन रूल I3 की वैल्यू निकालनी है। तो I3 की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों में पैरेलल में जा रही है करंट कितनी, 6 एम्पियर, टोटल करंट कितनी है 6 एम्पियर। तो इसके तीनों में निकालनी, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना 6 प्लस 3 इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस की टोटल करंट की वैल्यू कितनी 6। दैट मीन्स 6 इंटू 9 इंटू 6 कितना होगा, ये 36, 9 चौक 36 हो गया क्या। अरे बोलो I3 की वैल्यू कितनी आ गई, I3 की वैल्यू कितना क्या होकर हो गई, अपन कैलकुलेशन में भी अटक रहे हैं। तो क्या है I3 बराबर 4 एम्पियर, कितनी I3 की वैल्यू कितनी आ गई 4 एम्पियर। हमें निकालना I3 निकालना है क्या ना, अपन को क्या निकालना है, एक्साइटेशन वोल्टेज निकालना है। तो एक्साइटेशन वोल्टेज अपन को निकालना है। दैट मीन्स V बराबर क्या हो जाएगा I3 इंटू 3 ओम। दैट मीन्स V हम बोल सकते हैं रेस्पॉन्स, ये हम ये बोल सकते हैं पहली कंडीशन में रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स
इन फर्स्ट कंडीशन में कितना आ जाएगा, I3 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 3 विल बी इक्वल्स टू 12 वोल्ट। दैट मीन्स अब मैं यहाँ पर एक्साइटेशन कितना था, एक्साइटेशन था प्राइमरी साइड में कितना भाई 6 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से मुझे बताओ एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स प्राइमरी साइड में कितना हो जाएगा, एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स प्राइमरी साइड में कितना 6 अपॉन में 12 दैट मीन्स 1/2 नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये तो अपने पास था केस फर्स्ट लिया, अब मैं क्या करता हूं केस 2 लेता हूं, उस कंडीशन में क्या करूं मैं चेंज कर देता हूं, क्या एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स की पोजीशन क्या कर देता हूं चेंज कर देता हूं। दैट मीन्स वोल्टेज को कनेक्ट करो यहाँ पर, यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो और इसको ले जाओ इधर, तो ले जाओ भाई इधर से, यहाँ से करंट सोर्स गया तो ओपन सर्किट हो गया क्या, ठीक है। और यहाँ पर तो वोल्टेज V आ गया, दैट मीन्स इसको V को इस तरफ V1 बता देते हैं कुछ अलग दिखाने के लिए। फिर देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 ओम, सॉरी ये तो 3 ओम ही है, यहाँ पर 6 ओम। अब एक्साइटेशन को किस तरफ ले गए, ये 6 एम्पियर करंट किस तरफ ले गए, यहाँ ले गए क्या 6 एम्पियर। अब की बार एक्साइटेशन कितना है 6 एम्पियर है और रेस्पॉन्स कितना है V1, ठीक है। रेस्पॉन्स कितना है V1, तो ये अपने पास में क्या है रेस्पॉन्स है और ये क्या है एक्साइटेशन है। पोजीशन चेंज हो गई क्या, पोजीशन क्या हो गई चेंज हो गई, ओके। अब आप एक्साइटेशन हो गया और ये रेस्पॉन्स हो गया चेंज हो गया, ये जो अपने पास में रेस्पॉन्स और टू एक्साइटेशन ये इंटरचेंज हो गया। अब आपको निकालना है V1 निकालो। अब V1 क्या है, V1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम। तो यदि हमें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम का मतलब इसमें से यदि करंट मालूम चल जाए, यदि हमें करंट मालूम चल जाए तो करंट इंटू 6 ओम की वैल्यू क्या जाएगी V1 की वैल्यू। तो अब बाई करंट डिवीजन रूल लगाओ, इसमें मान लो करंट मान लो I6, 6 ओम में से जाने वाली करंट कितनी I6, बाई यूजिंग करंट डिवीजन रूल I6 की वैल्यू जिसमें करंट निकाल रहे हैं उसकी अपोजिट ब्रांच की। अब देखो ये 6 एम्पियर आ रही है ना, यहाँ पर कितनी है 6 एम्पियर, दैट मीन्स जिसमें करंट निकाल रहे हो उसके अपोजिट ब्रांच का, तो I6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 3/6 प्लस इंटू टोटल करंट कितनी होगी 6, दैट मीन्स I6 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये कितना हो गया 6 + 3 36 18 9, तो ये कितनी होगी 2 एम्पियर होगी क्या, कितनी होगी 2 एम्पियर। अब निकालना क्या है V1, V1 बताओ V1 क्या है, V1 है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो इसमें से जाने वाली करंट कितनी है 2 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 6, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी 12 वोल्ट, V1 की कितनी वैल्यू होगी 12 वोल्ट। अब यहां पर एक्साइटेशन की वैल्यू क्या है भाई, एक्साइटेशन इन सेकेंडरी साइड कितना है 6 एम्पियर है क्या, एक बात, और रेस्पॉन्स इन सेकेंडरी साइड कितना आया 12 वोल्ट। दैट मीन्स अब मैं आपको बताओ मुझे एक्साइटेशन अपॉन में रेस्पॉन्स इन सेकेंडरी साइड तो कितना हो जाएगा, एक्साइटेशन कितना है अभी 6, रेस्पॉन्स कितना है 12 है, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी होगी 1/2, ये नंबर इक्वेशन नंबर होगी 2। अब बताओ पहले जब एक्साइटेशन यहाँ था रेस्पॉन्स यहाँ निकाला तो एक्साइटेशन अपॉन रेस्पॉन्स की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब मैंने क्या कर दिया पोजीशन चेंज कर दी एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स की, मतलब एक्साइटेशन पहले यहाँ था तो मैंने कर दिया दूसरी साइड कनेक्ट, पहले यहाँ पर रेस्पॉन्स था तो उसको हमने कर दिया दूसरी साइड कनेक्ट। जब ऐसा किया उस कंडीशन में भी एक्साइटेशन अपॉन रेस्पॉन्स क्या आ गया 1/2। तो इसका मतलब क्या ऐसा नेटवर्क जिसमें लीनियर और बायलेटरल एलिमेंट होने चाहिए, दूसरी बात एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, तीसरी बात उनमें एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन की जो यूनिट होती है महो या ओम में होना चाहिए, और केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में जब हम पोजीशन चेंज करते हैं एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स तो उनकी वैल्यू क्या रहती है कांस्टेंट, ठीक है।
ये हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया। तो ये हमने वेरीफाई किया कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम में क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आप ऐसा कैसा लिख लो। आई थिंक मैं सोचता हूँ अब आपके पास में रेसिप्रोसिटी थ्योरम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको प्रॉपर तरीके से आपने नोट कर लो। तो इस तरह से आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होगी, कंप्लीट। आप कितने भी क्वेश्चन करो वो एक ही बात है, ठीक है। अब हम आगे वाली थ्योरम्स देखेंगे, मिलीमन्स थ्योरम। तो इससे पहले आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं मिलीमन्स थ्योरम। अब यहाँ पर मैं आगे वाली थ्योरम्स हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब आगे वाली थ्योरम हम देखते हैं मिलीमन्स थ्योरम। मिलीमन्स थ्योरम, ठीक है, मिलीमन्स थ्योरम। अब मिलीमन्स थ्योरम की मैं बात करता हूं तो मिलीमन्स थ्योरम इसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, ध्यान से देखना। पहले अभी भी इसमें लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, अभी इसमें पहले कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। पहले मिलीमन्स थ्योरम को समझो आप। मिलीमन्स थ्योरम देखो, इसका क्वेश्चन भी करेंगे, क्या होती है मिलीमन्स थ्योरम वो भी देखेंगे। देखो पहले मिलीमन्स थ्योरम एक्चुअली होती क्या है। देखो ध्यान से समझना पहली बात, यदि n मिलीमन्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है, जैसे मान लो n वोल्टेज सोर्स हैं, कितने हैं, n वोल्टेज सोर्स हैं, कितने, n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हैं, और उनका जो n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हैविंग वोल्टेज कितने E1 E2 E3 डैश डैश En करके, और उनका इंटरनल इंपीडेंस कितना, Z1 Z2 Z3 डैश डैश करके Zn। जब ऐसे हो यानी कि n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हैविंग वोल्टेज E1 E2 E3 डैश डैश En एंड इंटरनल इंपीडेंस Z1 Z2 Z3 डैश डैश Zn आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आर कनेक्टेड इन पैरेलल दैट मीन्स ये मैंने ले लिया वोल्टेज सोर्स E1, इसका इंटरनल इंपीडेंस Z1, ठीक है। ये मैंने ले लिया E2 और इंपीडेंस कितना हो गया Z2, और फिर E3, ठीक है। ये इस तरह से चलता जाएगा n नंबर तक, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, ये एक nवा क्या है, वोल्टेज सोर्स है, जिसकी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है E1, और इसका इंटरनल इंपीडेंस कितना है Z1, ये है। तो कहने का मतलब अभी यहाँ तक ये समझो कि n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हैं हैविंग वोल्टेज कितना वोल्टेज बताओ, हैविंग वोल्टेज E1 E2 E3, ठीक है, डैश 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 En, ये सॉरी En है। n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, ध्यान से समझना है, n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हैविंग वोल्टेजेस E1 E2 E3 डैश 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 En हैविंग इंटरनल इंपीडेंस Z1 Z2 Z3 डैश 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 Zn आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल में कनेक्टेड है क्या, जब ऐसा पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इसको एक सिंपल नेटवर्क के द्वारा हम दिखा सकते हैं, जिसका इंपीडेंस क्या होगा, जिसका वोल्टेज सोर्स कितना हो गया E, और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी E, एंड इंटरनल इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी Z। इस पूरे नेटवर्क को इसमें हम दिखा देंगे E और Z। अब वैल्यू हमें निकालनी है E और A कितना Z। समझ में आई बात, कहने का मतलब सीधा बात आप यही है। यहाँ से मैं ये बोलूँगा कि इफ़ n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हैविंग वोल्टेज E1 E2 E3 डैश 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 En एंड हैविंग इंटरनल इंपीडेंस Z1 Z2 Z3 डैश 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 Zn एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल में जब कनेक्टेड होते हैं तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको एक सिंपलर नेटवर्क में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी E, और इसके सीरीज में कौन होगा एक इंपीडेंस Z, ठीक है। इस तरह से इसको सिंपलर नेटवर्क में हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया क्या, एक तरह से हम थेवेनिन इक्विवेलेंट ही हो गया,
थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया। और इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट में भी आप बता सकते हो। कैसे? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वोल्टेज सोर्स को क्या बनाना है? करंट सोर्स। और इंपीडेंस तो ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा इसमें? पैरेलल। ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। अब ये तो वैल्यू जेड रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ई बटे जेड इक्वल्स टू आई ऑफ एन। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया नॉर्टन इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा? नॉर्टन इक्विवेलेंट। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्या हो गया? नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो अब ध्यान से मैं एक बार और लैंग्वेज बोल देता हूं। इफ एन नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हैविंग वोल्टेजेस E1 E2 E3 डैश En having internal impedance Z1 Z2 Z3 dash Zn respectively are connected in parallel। ये एक सारे के सारे क्या है? पैरेलल में कनेक्ट करें। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम एक सिंपलर नेटवर्क में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स क्या होगा? वोल्टेज सोर्स जिसकी वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? ई, और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल इंपीडेंस की वैल्यू जेड, वो कनेक्टेड होते हैं सीरीज में। तो इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को इसमें अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यही क्या होता है? थेवेनिन इक्विवेलेंट। अब इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा नॉर्टन इक्विवेलेंट में भी अपन लिख सकते हैं, वो तो एक अलग बात होगी। अब देखो, अब मुझे यहाँ से ये तो दिखा दिया भाई ई और जेड, लेकिन ई की वैल्यू कैसे निकालोगे और जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले मैं बताऊँ इसकी जेड की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालोगे। तो वेयर, यानी कि वेयर जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए 1/z इक्वल्स टू 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 प्लस डैश डैश करके 1/z। समझ में आई क्या बात? यानी 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 डैश डैश 1/z। ओके। अब देखो, अब ई की वैल्यू बताओ मुझे। ई की वैल्यू क्या होती है? ई बराबर क्या होगा? ई की वैल्यू निकालने के लिए देखो, नीचे तो क्या आएगा? इंपीडेंस। तो आप 1/z1 प्लस 1/z2 1/z3, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखो, 1/zn। ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करके वो भी डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर क्या होगी? करंट। यहाँ पर वोल्ट वैल्यू क्या? E1/Z1। इसमें कितनी करंट होगी? E/Z1। ठीक है। दूसरी बात इसमें बताओ, E2/Z2 प्लस यहाँ पर E3/Z3 प्लस डैश डैश करके En/Zn। गॉट इट और नॉट? En/Zn। ठीक है, एक बात ये हमारे पास में ई की वैल्यू आ गई। तो ई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, जेड की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, दोनों को यहाँ रख दोगे, फिर ये हमारे पास में सिंपलर नेटवर्क बन गया। तो ये अपने पास में क्या होती है? थेवेनिन थ्योरम्स होती है। अब इस पर अपन क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर हम इसको आगे चलते हैं कि किस प्रकार से क्या होगा। इफ एन वोल्टेज सोर्स हैविंग, ये इस तरह से आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं इसको आपको प्रॉपर तरीके से लिखा देता हूँ। फिर मतलब सीधा सा यही है कि आपका मिलीमेंस थ्योरम क्या करती है? इफ एन नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हैविंग वोल्टेज E1 E2 E3 डैश डैश En हैविंग इंटरनल इंपीडेंस Z1 Z2 Z3 डैश डैश Zn आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then this complicated circuit is represented as a simpler network. In this, a voltage source E is having internal resistance Z are connected in series। ठीक है, इस प्रकार से ये थेवेनिन इक्विवेलेंट बन जाता है और नॉर्टन तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर ही दोगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, ई की वैल्यू क्या होगी और जेड की वैल्यू। तो ई की वैल्यू तो इस फॉर्मूले से निकालोगे और जेड की वैल्यू इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एक सिंपल नेटवर्क में हमें दिखा देगा। फिर हमें जो भी निकालना है वो अपन निकाल लेंगे। एक न्यूमेरिकल से इसको अच्छे से समझेंगे आपको पहले। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखा देता हूँ, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अब इसको लिखो। देखो, मिलीमेंस थ्योरम ये पूरा का पूरा आप नोट कर लो, क्योंकि ये जो मैंने समझाया वही चीज़ है कि एन वोल्टेज सोर्स हैविंग वोल्टेज E1 E2 E3 E1 E2 डैश 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 En एंड इंटरनल इम्पीडेंस Z1 Z2 डैश 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 Zn आर कनेक्टेड इन पैरेलल में सारे कनेक्टेड हैं। और देन दीज वोल्टेज सोर्स में बी रिप्लेस्ड, और इस वोल्टेज, ये जो सारे के सारे वोल्टेज सोर्स हैं, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स ही तो है हैविंग इंटरनल इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
दिस वोल्टेज सोर्स में बी रिप्लेस्ड बाई ए सिंगल वोल्टेज सोर्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस E इन सीरीज विथ द इम्पिडेंस Z। अब E की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला है, Z की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और ये क्वेश्चन करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट बाय यूजिंग मिलीमेंस थ्योरम। अब करंट नोडल लगा के तुरंत ही हो जाएगा ये नोडल लगा के, लेकिन आपको मिलीमेंस थ्योरम सीख रही है तो मिलीमेंस थ्योरम से करंट I की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको नोट कर लीजिए आप पूरा। ये हो गया। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, तो यहाँ वाला खाली कर देता हूँ। ट्राई करो इतने में उस क्वेश्चन को, क्योंकि पहले आप खुद से कोशिश करो क्या पता हो ही जाए, है ना मैं तो बताऊँगा ही। देखो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट बाय यूजिंग मिलीमेंस थ्योरम। तो अब मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा इजी रहे, आप उधर नहीं देखना पड़ेगा। ये मान लो ये 15 ओम है, वो क्वेश्चन लिख लिया ना आपने, ये क्वेश्चन लिख लिया, तो ये 2 ओम हो गया, ये 5 वोल्ट हो गया और 18 ओम हो गया। करंट आई की वैल्यू अपन को निकालनी बाय यूजिंग मिलीमेंस थ्योरम। ध्यान से देखना इस चीज़ को, बाय यूजिंग मिलीमेंस थ्योरम। तो सबसे पहले क्या करना है, मिलीमेंस थ्योरम निकालने के लिए वही थेवेनिन निकालना है। अरे E और Z पैरामीटर, A इन सीरीज विथ Z, वही तो क्या होता था, अरे यही तो निकालना है अपने। अभी यहाँ से क्या करोगे, ये अपन E निकालोगे और ये Z निकालोगे, ठीक है, A और B के अक्रॉस। अब बताओ मेरे को थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता था, यहाँ पर हमें VTH हुआ करता था और या ETH बोल दो, और ये हो जाएगा JTH, और ये क्या थेवेनिन इक्विवेलेंट A और B के अक्रॉस। सिमिलर तो है, दैट मीन्स इसके अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। कैसे, पहली स्टेप में 2 ओम रेजिस्टेंस को हटा दो, ठीक है, इस 2 ओम रेजिस्टेंस को हटा दो, फिर यहाँ पर टर्मिनल मान लेते हैं A और B। अब बताओ इसको हटाया मैंने, ठीक है, तो इसको हटाया पर तो सर्किट कैसा दिखाई दिया, ये हो गया आप मेरे पास में ये रेजिस्टेंस मैंने 15 ओम लिख दिया और इसमें ये 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखो ये मैं क्या करता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ये A है और ये B है, हटा दिया। इधर देखो ये मैं क्या करता हूँ 18 ओम, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, बस सर्किट आपको अच्छा दिखने लग जाए, क्यों आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एग्जाम में आपको ही करना है, मैं तो यहाँ आपको सिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनल यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हो जाएगा, दैट मीन्स इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ये कितना हो जाएगा 5 वोल्ट और ये पैरेलल में 18 ओम वोल्टेज सोर्स है, जिसका वोल्टेज की वैल्यू तो 6 वोल्ट है, इसके इंटरनल इम्पीडेंस की वैल्यू 18 ओम है। ए और बी, ये हो गई वैल्यू। अब देखो आप यहां से ये की वैल्यू 5 वोल्ट 15 ओम 6, ये अब देखो यहां से
ये मैं क्या करता हूं, अब इसके अक्रॉस ई निकाल। अब देखो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है पूरा का पूरा, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है अपन को। क्या, एक तो ई, एक इम्पीडेंस हो गया जेड, और या फिर मान लो या आर ही मान लेते हैं, ये इम्पीडेंस जेड और यहाँ पर प्लस माइनस ई, ये ए और बी के अक्रॉस निकालना है। यहाँ से ई निकालो। देखो ई कैसे निकालोगे, एक बात बताओ, ये कितना है E1, ये क्या है Z1, ये क्या है E2, ये क्या है Z2। तो E का फॉर्मूला क्या होता था, E1 अपॉन 2 ही है, तो E1 अपॉन में Z1 प्लस E2 अपॉन में Z2। ओके, फिर देखो ये है 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2। ओके, 1 अपॉन Z1 और 1 अपॉन Z2, ये हो जाएगी वैल्यू E की। अब वैल्यू रख दो, बस कुछ भी नहीं करना है, ये वैल्यू पुट कर दो सारी। E की वैल्यू, E1 की वैल्यू कितना है 5, Z1 की वैल्यू कितनी है 15, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 6, Z2 की वैल्यू कितनी है 18, Z1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 18। जब इसको सोल्व करोगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व करो, देखिए कैलकुलेटर में सोल्व करो, जब इसको सोल्व आएगा, देखो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं तो आपको कैलकुलेशन जल्दी करने के चक्करों में 5 अपॉन ठीक है, सोल्व करो आप, मेरी तरफ क्या देख रहे हो। तो इसकी वैल्यू आ गई 5.45, इसकी वैल्यू आ गई 5.45 वोल्ट। और वैल्यू किसकी निकालनी है, जेड की, तो 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू क्या, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन में Z2। दैट मीन्स 1 अपॉन Z1, जेड की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 1 अपॉन 18। दैट मीन्स जेड की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, बताओ कितना होगा, जेड की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। जेड को जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.18 जब इसको सोल्व करोगे तो 8.18, ठीक है 8.18 मुझे तो ये याद है, काफ़ी बार करा दिया इसलिए, ठीक है। जेड इक्वल्स टू 8.18 ओम, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने। अब देखो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सिंपलर नेटवर्क को ड्रॉ किया, दैट मीन्स ये मेरे पास में ये जेड की वैल्यू है और ये मेरे पास में वोल्टेज हो गया ई, वैल्यू रख दो भाई। ये जेड की वैल्यू कितनी आई 8.18 ओम, ई की वैल्यू कितनी है 5.45 वोल्ट, ठीक है 5.45 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहां से 5.45 और 8.18, अब ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप क्या निकालोगे, अब करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, अब ए और बी के अक्रॉस कनेक्ट कर दो, ए और बी के अक्रॉस वापस क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। ए और बी के अक्रॉस ये वापस कनेक्ट करो, ये मैंने किया 2 ओम, इसमें से फ्लो होने वाली करंट आई निकालनी है, तो निकाल दो भाई। आई क्या होगा, वोल्टेज कितना 5.45 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 8.18 प्लस 2, सोल्व करो, देखें निकालो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये आ गई क्या, सर पेन कर रहा है बहुत तेज। तो आई इक्वल्स टू 0.535 एम्पियर, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई आई की, करंट की वैल्यू। तो इस तरह से अपन मिलीमेंस थ्योरम किस प्रकार से काम में ले रहे हैं, ये मिलीमेंस थ्योरम हमने देखा इजी वे से हमने देख लिया, कुछ भी नहीं किया, सिंपलर नेटवर्क में क्या कर दिया,
इसको हटा दिया और थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लिया। किस प्रकार से? ई ओ की, जब ई और जेड पैरेलल में है तो उस कंडीशन में ई की वैल्यू से जेड की वैल्यू से वापस पुट कर दिया, वापस 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, आई की वैल्यू निकाल ली। ये मिलीमेंस थ्योरम के द्वारा इसको सोल्व कर लिया। और भी तरीके से सोल्व करना है, ऑब्जेक्टिव में किसी भी प्रकार से तय कर सकते हो, लेकिन आपको कन्वेंशनल में ये पूछा जा सकता है एसएससी जेईई मेंस में कि भाई इसको मिलीमेंस से ही करो सोल्व, ठीक है। तो उस टाइम में आपको उसमें छोड़ के कुछ भी नहीं जाना होता, क्योंकि एक क्वेश्चन 20 नंबर तो मेरिट चली जाती है, ठीक है। तो वहाँ मार्जिन बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना, मैं आपको बना देता हूँ। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द, ये देखो, ये पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 60 ओम रेजिस्टेंस, ये अपने पास में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। अब इस क्वेश्चन को मिलीमेंस थ्योरम से चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। कैसे देखना, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। इसमें क्या है, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है जिनकी वैल्यू क्या है, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, 32 ओम, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या क्या है इसके, इसका क्या है 2 ओम है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसको 16 है, इसका 32 है, ठीक है। ये सारे के सारे कनेक्टेड किस में है, पैरेलल में है। तो हम इनको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू क्या होगी, ई वोल्ट होगी, सिंगल वोल्टेज सोर्स ई, और इन सीरीज विथ इंटरनल इंपीडेंस कितना हो गया, जेड। हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, ये टर्मिनल इसके अक्रॉस ए मान लेते हैं, इसके अक्रॉस बी, ठीक है, ए और बी। अब फिर हमने यहाँ पर 64 ओम कनेक्ट कर देंगे, 64 ओम, और उसमें करंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब टास्क क्या है अपने पास में, ई कैसे निकालोगे और जेड कैसे निकालोगे। तो पहले अपन जेड निकाल लेते हैं। यहाँ से 1/Z की वैल्यू क्या होगी, Z1 वैल्यू, Z2, Z3, Z4, Z5। तो 1/Z1 फॉर्मूला क्या होता है, 1/Z1 प्लस 1/Z2। यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, तो Z3 1/Z4 प्लस 1/Z5। दैट इज क्लियर। ये इतनी वैल्यू क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब जब ये वैल्यू क्लियर है, दैट मीन्स अब वैल्यू रख दो भाई, और कुछ भी नहीं करना है। 1/Z इक्वल्स टू 1/Z1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस में 1/16 प्लस 1/32, ठीक है ना। दैट मीन्स अब इसको सोल्व करो, देखिए सोल्व करोगे तो इसमें एलसीएम ले लिया मैंने 32, ये 16 प्लस ये 8 प्लस ये 4 प्लस ये 2 प्लस ये 1, तो सोल्व करो, देखिए 16 8 24 28 3 31, 31 में 32 हो गया क्या, 31 में 32 इसकी वैल्यू होगी। या फिर 1/Z की वैल्यू ये होगी। अब Z की वैल्यू बताओ फिर, वन अपॉन जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 32/31। क्लियर और नोट, 32/31 ओम। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ई की। तो ई की क्या होती है, E1/Z1 प्लस 5 है तो ये पर E2/Z2 प्लस E3/Z3 प्लस E4/Z4 प्लस E5/Z5 अपॉन में 1/Z1 प्लस 1/Z2 1/Z3 1/Z4 1/Z5। वैल्यू रख दो। E1 की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 प्लस 4/4 प्लस 8/में प्लस 16/16 32/32। ये जब इसको पूरा सोल्व किया तो कितना आया था 32/31। जब इसको सोल्व करोगे, अब बताओ ये कट जाएगा, एक ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो 1 2 3 4 और 5, 5/32
31 इक्वल्स टू ई बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 31 अपॉन में 32। दैट मीन्स ई की वैल्यू जो निकल के आएगी ये कितना हो गया 5 15 155 बटे 32। ये किसकी वैल्यू आ गई ई की वैल्यू। समझ में आ गई बात। अब ई की वैल्यू अपने में पास में आ गई, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू 1 सोल्व करो तो क्या 5 इंटू 31 32 अपॉन में 31 जेड की वैल्यू। अच्छा सॉरी 1 अपॉन जेड की वैल्यू रखनी है ना यहाँ पे। अब जब इसको सोल्व करोगे जेड की वैल्यू नहीं, सॉरी ये कितना हो गया 1 अपॉन जेड की वैल्यू, तो 31 अपॉन में 32 ये वाला देखो यहाँ से, ये मिस्टेक मत करो। तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ऊपर तो 5, अब 32 बटे 31, तो ये कितना हो जाएगा ई की वैल्यू 160 अपॉन में 31 वोल्ट। अब इसको सिंपलर नेटवर्क में कनेक्ट करो। तो सिंपलर नेटवर्क में हमने कनेक्ट किया तो ये अपने पास में जेड हो जाता है, ये अपने पास में ई हो जाता है। दैट मीन्स ई की वैल्यू, अब ई की वैल्यू कितनी है भाई निकाली, कितनी 160 बटे 31। जेड की वैल्यू कितनी आई 32 अपॉन में 31। निकालना क्या है इसमें करंट, तो अब इसको वापस कनेक्ट कर दो 64 ओम। क्या निकालनी है करंट, अब इसमें करंट की वैल्यू निकाल दो। टोटल रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है 100 यानी ई अपॉन जेड प्लस 64। दैट मीन्स आई विल बी इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितना 160 बटे 31। जेड की वैल्यू कितनी है 32 बटे 31 प्लस 64। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आई की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। बताओ इसको सोल्व करो, देखो आई की वैल्यू निकल के आएगी। इसको सोल्व करने पर 160 फोन में 31 डिवाइड बाई 32 ये यहाँ से निकल के आएगी 5/63। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू वैल्यू निकल के आएगी 0.0793 एम्पियर। आई समझ में बात। तो आई की वैल्यू कितनी 0.0793 एम्पियर। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई करंट की वैल्यू आ गई। अब जब ये करंट की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई, दैट मीन्स हाँ ले हाँ ठीक है, आई इक्वल्स टू 0.0793 एम्पियर। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन है, इसको पूरा का पूरा क्या कर दो नोट कर लो। ये मिलीमन्स थ्योरम अपने पास में कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने देखा कि क्या होती है मिलीमन्स थ्योरम, किस प्रकार से इसको सर्किट को सोल्व करते हैं, ये हमने इसका प्रॉपर तरीके से देख लिया है। अब आप इसको नोट कर लो। अब हम आगे की थ्योरम पढ़ते हैं जिसका नाम है टेलीगन्स थ्योरम, जिसका नाम है टेलीगन्स थ्योरम। ठीक है, अगली थ्योरम देखते हैं टेलीगन्स थ्योरम। ये कुछ भी नहीं है, इसमें कोई न्यूमेरिकल व्यूमेरिकल नहीं आता, ये बस 2-3 स्टेटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होता है टेलीगन्स थ्योरम, क्या बताती है, कुछ भी नहीं है। इन एनी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क हो जो लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, टाइम वेरिएंट, टाइम मिनी वेरिएंट, कोई भी जो नेटवर्क हो सकता है, द सम ऑफ टोटल इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड बाय वेरियस एलिमेंट इन द वेरियस ब्रांच सर्किट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। मान लो कोई भी सर्किट अपन को दे रखा है, कोई भी सर्किट दे रखा है, यानी V वोल्ट, ये रेजिस्टेंस R दे रखा है, ये भी रेजिस्टेंस R दे रखा है, कुछ भी ब्रांच दे रखा है, यहाँ पर करंट सोर्स दे रखा है। ये इतना ही कह रहा है कि
कोई भी नेटवर्क, यहाँ पर डायोड भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये लीनियर हो गया, नॉन लीनियर भी हो गया। द सम ऑफ टोटल इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड बाय वेरियस एलिमेंट्स, यानी कि द सम ऑफ टोटल इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड बाय वेरियस, यानी इंस्टेंटेनियस पावर, ये कितनी इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम करता है, ये कितनी करता है, ये कितनी करता है, ये कितनी करता है, ये सारी, ये कितनी करता है, ये सारे के सारे जो जितनी भी पावर कंज्यूम्ड करते हैं उन सब को मिला के अलग अलग ब्रांच में वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा, जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो, दिस इंप्लाइज द टोटल पावर, यानी जितनी पावर डिलीवर्ड होती है, जितनी पावर डिलीवर्ड होती है एक्टिव एलिमेंट के द्वारा, यानी टोटल जो पावर होती है जीरो। जैसे मान लो ये एक्टिव एलिमेंट है, इसके द्वारा पी वाट ट्रांसफर होती है, दैट मीन्स ये पी कुछ ये ले लेगा, कुछ ये ले लेगा, कुछ ये ले लेगा और कुछ ये ले लेगा। मतलब टोटल जितनी पावर यहाँ से डिलीवर होती है वो इन सब के द्वारा क्या कर ली जाती है, कंज्यूम कर ली जाती है। तो इन सब के द्वारा क्या कर ली जाती है, कंज्यूम। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, यानी टोटल पावर जीरो, इसका मतलब ये पी देने वाला, ये सब P1 प्लस P2 ये सब मिलके क्या हो गया, P, तो P माइनस P कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स जितने एक्टिव एलिमेंट के द्वारा पावर दी जाएगी और पैसिव एलिमेंट के द्वारा ली गई पावर क्या हो जाएगी, इक्वल। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज द टोटल पावर डिलीवर्ड बाय एक्टिव एलिमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू द टोटल पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट के द्वारा, यानी एक्टिव एलिमेंट जितनी पावर देते हैं उतनी की उतनी पैसिव एलिमेंट के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है। ये क्या कहलाती है अपने पास में, टेलीगन्स थ्योरम ये बताती है। दैट मीन्स अब कहने का मतलब टोटल पावर तो क्या रही, वेस्टेज नहीं हुई ना। ये द फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द टेलीगन्स थ्योरम केवीएल केसीएल इक्वेशन आर यूज्ड, इसकी वेरिफिकेशन के लिए केवीएल केसीएल इक्वेशन यूज करते हैं। लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है भाई, कि दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये थ्योरम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से उसको दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। देखो कैसे हो रहा है, ये यहाँ पर ये एक्टिव पावर है, ठीक है, ये एनर्जी क्या करेगा, एक्टिव पावर इन सब में क्या हो जाएगा, दे देगा। ये जितनी पावर सप्लाइड करेगा उतनी की उतनी इसमें कंज्यूम्ड कर ली जाएगी। इसका मतलब टोटल को, यानी जो एनर्जी है वो वेस्टेज नहीं हुई। यही वेरीफाइड करता है कि दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। आपके पास पूछा जाता है कि विच थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया जाता है। टेलीगन सुपरपोजिशन, नॉर्टन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, टेलीगन्स थ्योरम। ये आपको बात याद रखनी है। तो ये अपने टेलीगन्स थ्योरम की ये बात थी। अब एक थ्योरम बची है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो अपन कल देखेंगे क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया है। और ठीक है, तो आगे वाली एक थ्योरम बची है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और फिर हम आगे का टॉपिक जो भी है ट्रांजिएंट है या फिर ट्रांजिएंट एनालिसिस, एस एनालिसिस, दो तीन टॉपिक बचे हैं वो अपन को देख लेंगे। बाकी हम सर्किट में अब तक बेसिक थ्योरम्स और टू पोर्ट नेटवर्क कंप्लीट होने को है। थ्योरम्स में सिर्फ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बची है जो हमें कल देखेंगे। ठीक है, गुड नाइट।